नमस्कार। देखो अभी आईवीएफ की बात चल रही है। आईवीएफ का फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था 1978 में यूके में। तो आज 44-45 इयर्स हो गए हैं इस बात को। और इतने इतने दिनों में करीब करीब ऐसा कहते हैं कि मोर देन 10 मिलियन बेबीज़ बॉर्न हो चुके हैं पूरे दुनिया भर में। और आईवीएफ बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट हो रहा है। आईवीएफ में वैसे तो बहुत बदलाव आए हैं, मतलब नई नई खोज हुई है, नई रिसर्च हुई है, प्रोटोकॉल्स चेंज हुए हैं। तो मैं मानती हूँ कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो थी, जो था विट्रिफिकेशन या फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ द एम्ब्रियोज। इस रिसर्च से, इस डिस्कवरी से जो आईवीएफ में बदलाव आए हैं वो बहुत ही इम्प्रूव हो गया रिजल्ट बिकॉज ऑफ विट्रिफिकेशन एंड फ्रीजिंग। इसलिए मैं चाहती थी कि आज मैं आपको फ्रीजिंग के बारे में या एम्ब्रियो फ्रीजिंग, oocyte फ्रीजिंग, इसके बारे में, ये होता क्या है, फ्रीजिंग होता क्या है, विट्रिफिकेशन, इसके बारे में बात करूं। मैं हूं डॉक्टर वैशाली चौधरी फ्रॉम मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। और मैं आईवीएफ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे काम कर रही हूँ। लास्ट ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए और मैंने बहुत बदलाव आईवीएफ में देखे हैं। तो फ्रीजिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो ऐसा हुआ, पहले जब हम आईवीएफ करते थे तो वही प्रोसीजर था, हम इंजेक्शंस लगाते थे हार्मोन्स के, एग्स बनाते थे, फॉलिकल्स ग्रो होते थे, फिर हम उन फॉलिकल्स को नीडल डाल के एनेस्थीसिया के अंडर एग्स निकालते थे और उन एग्स में से बेबीज़ बनाते थे। और बेबीज़ बनाने के बाद फिर हम फ्रेश ट्रांसफ़र करते थे। कभी हम डे 3 पे करते थे, कभी हम डे 5 पे भी कभी कभी करते थे। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब हम ये हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं तो ब्लड में हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये हार्मोन कौन सा होता है? ईस्ट्राडियोल, ईस्ट्राडियोल हार्मोन होता है। तो जब ऐसा देखा गया था कि ये जब लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और उसी हालत में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते थे तो प्रेगनेंसी तो हो जाती थी, लेकिन प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है जिसको बीटा एचसीजी बोलते हैं वो प्रेगनेंसी के साथ खूब बढ़ता था। और ये बीटा एचसीजी हार्मोन और बड़ा हुआ ईस्ट्राडियोल, ये दोनों का एक अजीब रिएक्शन बॉडी में हो जाता था। और उसका रिजल्ट ये होता था कि बॉडी के अंदर पानी का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। मतलब सेल्स के अंदर का पानी बाहर निकलता था और वो बॉडी कैविटीज़ में, फिर लंग्स में, पेट में जम जाता था। और जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती थी, पेट में बहुत अनकंफर्टेबल होता था। और ये पानी मतलब 10 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर इतना बढ़ जाता था बॉडी के अंदर का, जिससे बहुत दुविधाएं होती थी, पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो जाती थी, कभी कभी आईसीयू में चली जाती थी पेशेंट और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता था। इसी कंडीशन को बोलते थे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। अब रिसर्च हुई विट्रिफिकेशन या फ्रीजिंग की। पहले तो फ्रीजिंग था कि -196 डिग्रीज पे अपने को एम्ब्रियोज फ्रीज करने, लेकिन जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्रीज या हमारा जो काम करने का टेम्परेचर है +37 डिग्रीज, वहाँ से जाना है अपने को -196 डिग्रीज। तो ये जो प्रोसेस था ये स्लो फ्रीजिंग होता था, धीरे 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 टेम्परेचर कम किए जाते थे। अब इसमें होता क्या था कि जो सेल के अंदर पानी होता है, आपको तो पता है सेल के अंदर बहुत सारा पानी होता है, वैसे ही एग के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर पानी होता है। तो जैसे ही फ्रीजिंग 0 डिग्रीज के नीचे जाता था तो ये पानी बन जाता था आइस, बर्फ़ बन जाता है इस पानी का। और ये फ्रीज तो हो जाते थे, लेकिन जब हम उनको थॉ करते थे और वापस टेम्परेचर 37 डिग्रीज पे लाते थे तो ये जो आइस था ये ब्रेक हो जाता था। इसको हम आइसिकल्स बोलते थे। तो सेल के अंदर ये डिस्ट्रक्शन कर जाता था, सेल्स के अदर ऑर्गन्स, जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर जाता था। तो इसलिए रिजल्ट स्लो फ्रीजिंग के हमको इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे। फिर आया डिस्कवरी फ्लैश फ्रीजिंग या वेरी फास्ट फ्रीजिंग। तो विट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि आइस बनने ही नहीं देना है अपने को। सेल्स के अंदर का जो पानी है वो आइस बनने के पहले उसको पूरा विट्रीफाई कर दो। तो ये रैपिड फ्रीजिंग विद इन फ्यू सेकेंड्स उस एम्ब्रियो को 37 डिग्री से लेके -196 डिग्री पे फास्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स, लेस देन 1 मिनट में हमको लेके जाना है। तो आइस बनता ही नहीं था।
और ये प्रोटेक्शन के लिए हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, जो कुछ केमिकल्स होते हैं, एम्ब्रियो को कोट कर जाते हैं वो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, जिससे एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता था। तो अब ये फ्रीजिंग सेफली होने लगा, क्योंकि जब हम ऐसे विट्रीफाइड एम्ब्रियोज को वापस थॉ करने लगे और 37 डिग्रीज पे लाने लगे, तो ये एम्ब्रियोज बिल्कुल सेफ रहने लगे, इनमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता था। जैसे हमने फ्रीज किया उसी हालत में हमको ये एम्ब्रियोज मिलने लगे। हाँ, ये जरूर है कि एकदम गुड क्वालिटीज़ के एम्ब्रियोज ही ये फ्रीजिंग और थॉइंग सहन करते हैं। अगर तुम पुअर क्वालिटीज़ के एम्ब्रियोज फ्रीज करोगे तो उनका थॉइंग के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा और एम्ब्रियोज इतनी अच्छी हालत में नहीं मिलेंगे। तो जब से विट्रिफिकेशन आया है तो हमको ये जो आईवीएफ है इसकी हम दो हिस्सों में बांटने लगे। पहले हिस्से में हम सिर्फ एम्ब्रियोज बनाने लगे, उनको फ्रीज करने लगे, और दूसरे हिस्से में जब आपकी हार्मोन्स की मात्रा नॉर्मल हो जाए पीरियड आने के बाद, तब दूसरे महीने में हम ट्रांसफ़र करने लगे। और इससे हमारे रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट 20-25% का बदलाव आया। जो हमको 30-40% के रिजल्ट्स मिलते थे, अब हमको 60-65% के रिजल्ट्स मिलने लगे, और इसलिए आईवीएफ करने में हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगने लगा। तो ये थी आज की स्टोरी विट्रिफिकेशन के बारे में। ऐसी कई कहानियाँ हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई डाउट्स हो तो हमको पूछिए, हमारे मेंशन किए हुए लिंक में जो नंबर है, मैं या मेरे टीम मेंबर्स कोई भी आपके डाउट्स का ज़रूर जवाब देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।